जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई निरंतर अच्छी चल रही होगी। यदि आप लोग हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। इस चैनल पर हम लोग डेली एक जीएस के क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करवाते हैं और सीडीपी से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं उसको हम लोग पढ़ाते हैं। पिछले क्लास में हम लोग प्राचीन भारत का इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ लिए थे। आज उसके से आगे के प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला पॉइंट होगा प्राचीन भारतीय इतिहास काल का विभाजन। हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास काल को कितने भागों में बांटा गया है और कौन कौन से है उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको इस क्लास में हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें दिया कि प्राचीन भारतीय इतिहास काल को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है हमारा ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल जो है का लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है। प्रागैतिहासिक काल का कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है और आद्य ऐतिहासिक काल का लिखित साक्ष्य तो प्राप्त हुआ है परंतु उसको पढ़ा नहीं किया गया है और ऐतिहासिक काल का जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनको पढ़ लिया गया है। अब हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित कुछ प्रश्नों को पढ़ेंगे। इसमें हम है पाषाण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उनको पढ़ेंगे। हमारा पहला पॉइंट है कि भारत में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज वर्ष 1863 में हुई थी। भारत में सबसे पहले पाषाणकालीन सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सन 1863 ईस्वी में। सन 1863 ईस्वी में सर्वप्रथम पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की गई थी। इस दौरान जो है भूवैज्ञानिक रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पल्लवरम से प्रथम पूरा पाषाणकालीन उपकरण को प्राप्त किया था। अगला पॉइंट हमारा है कि अध्ययन की दृष्टि से पाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पाषाण काल को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पॉइंट हमारा है कि पूरा पाषाण काल, दूसरा हमारा है मध्य पाषाण काल और तीसरा हमारा है नव पाषाण काल में 3 भागों में पाषाण काल को विभाजित किया गया है। ठीक है। अब हम पूरा पाषाण काल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि भारत में पूरा पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लास्टोसीन युग से हुआ था। भारत में पूरा पाषाण पाषाण युगीन सभ्यता का विकास प्लास्टोसीन युग से हुआ था। अगला पॉइंट है कि इस काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? आखेट था या शिकार करना था। इस काल में मानव की जीविका का मुख्य स्रोत जो है शिकार था। अगला पॉइंट हमारा है कि मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में इस काल के बने चित्र प्राप्त होते हैं। पूसा पूरा पाषाणकालीन जो सभ्यता के जो चित्र हैं कहाँ पर प्राप्त होते हैं? तो मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफाओं में प्राप्त होते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि इसी काल में होमोसेपियंस ज्ञानी मानव का उदय हुआ था। इसी काल में होमोसेपियंस का उदय हुआ था। अगला हमारा पॉइंट है मध्य पाषाण काल। अब मध्य पाषाण काल से जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम लोग कवर करते हैं। इसमें पहले पॉइंट में कहा गया है कि इसी काल के पशुपालन के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोड़ से प्राप्त हुए हैं। जो है पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पशुपालन के साक्ष्य जो मध्य पाषाण काल में मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागौर से प्राप्त हुआ है। अगला हमारा पॉइंट है उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का प्रथम साक्ष्य माना जाता है। उत्तर प्रदेश के सराय नाहर तथा महदहा नामक स्थान से मध्य पाषाणकालीन मानव अस्थिपंजर प्राप्त हुए थे। इसे भारत में मानव कंकाल का जो है प्रथम साक्ष्य माना जाता है। अगला हमारा काल है नव पाषाण काल। इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि इस काल में मानव द्वारा सर्वप्रथम कृषि के साक्ष्य बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। इसी के साथ इलाहाबाद के कोल्डियावा से चावल की खेती का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था।
नौ पाषाण काल में जो है मानव द्वारा सर्वप्रथम किसी के साक्ष्य जो है बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ तथा इसी के साथ इलाहाबाद के कोल्डियावा से चावल की खेती का साक्ष्य भी प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है कि इस काल में मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया करते थे। नवपाषाण काल में जो है मानव कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते थे। अगला हमारा पॉइंट है कि इस काल की सबसे बड़ी खोज जो है पहिए का आविष्कार था। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी खोज जो है पहिए का आविष्कार करना था। अगला पॉइंट है कि नवपाषाण काल में ही सर्वप्रथम आग का प्रचलन हुआ। आग का की खोज किस काल में हुई? आग की खोज जो है नवपाषाण काल में हुआ था। अगला पॉइंट हमारा है कि कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ उसके पालतू कुत्तों के भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के शव के साथ साथ उसके पालतू कुत्ते को भी दफनाने का प्रमाण प्राप्त होता है। ये सब जो किस काल में हुआ है? तो नवपाषाण काल में हुआ है। अब हम हड़प्पा सभ्यता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता है, जिसे जिसे हम लोग हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास है सिंधु नदी व उसकी सहायक नदियों के आसपास के क्षेत्र में हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता का नाम दिया गया है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरी थे। परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी जो कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता के मुख्य निवासी जो है द्रविड़ और भूमध्य सागरी लोग थे। अगला हमारा पॉइंट दिया है कि रेडियो कार्बन 14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व तक बताया गया है। रेडियो कार्बन या कार्बन 14 तकनीक के माध्यम से इस सभ्यता का जो काल 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी तक बताया गया है। अगला हमारा पॉइंट है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता थी। नगर जो है दो भागों में विभाजित थे, दुर्ग और निचला शहर। सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक नगरी सभ्यता थी और नगर को दो भागों में विभाजित किया गया था। पहला जो है दुर्ग और दूसरा जो है निचला शहर। अगला हमारा पॉइंट दिया है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी गेहूं, जौ, कपास, मटर, तिल तथा चावल एवं अनेक फल को उगाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय जो है व्यापार करना, कृषि तथा पशुपालन था। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी जो है गेहूं की उपज करना, जौ, कपास, मटर, तिल और चावल एवं जैसे अनेक फलों को उगाते थे। अगला पॉइंट हमारा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा शाकाहारी व मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों द्वारा जो है शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का प्रयोग किया जाता था। अगला हमारा पॉइंट है इस सभ्यता में स्त्री एवं पुरुष दोनों ही आभूषण पहनते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में जो है स्त्री एवं पुरुष पुरुष दोनों लोग ही आभूषण को पहनते थे। अगला हमारा पॉइंट है हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक जो है एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। अगला पॉइंट है सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। सिंधु सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता के लोग जो है धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे और वृक्ष पूजन एवं लिंग पूजन पूजन के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। अगला पॉइंट हमारा है कि पशुओं में कुबड़ वाला बैल इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था।
पशुओं में कुबड़ वाला जो बैल होता था, इस सभ्यता के लोगों के लिए जो है विशेष पूजनीय था। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता के लोग सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग क्या करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो है सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। अगला हमारा पॉइंट है, मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग जो थे मनोरंजन के लिए मछली पकड़ना, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। अब हम लोग हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल एवं उनकी अवस्थिति के बारे में कुछ महत्वपूर्ण पॉइंटों को पढ़ेंगे। हमारा पहला है हड़प्पा स्थल। हड़प्पा स्थल की जो खोज किसने की थी, तो हड़प्पा स्थल की जो खोज दयाराम साहनी ने किया था। इसकी स्थिति जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोगरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित। हड़प्पा स्थल की खोज जो है दयाराम साहनी ने सन 1921 में की थी। ये जो हड़प्पा सभ्यता है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में माउंट गोमरी जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है। बलुआ पत्थर की बनी मानव मूर्तियां, अन्नागार, बैलगाड़ी जो है यहाँ पर इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरा हमारा स्थान है मोहनजोदड़ो, जिसे हम लोग मृतकों का टीला के नाम से भी जानते हैं। इसकी खोज जो है राखालदास बनर्जी ने सन 1922 में की थी। जो मोहनजोदड़ो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर विशाल स्नानागार, अन्नागार, कांच के नर्तक की मूर्ति, पशुपति महादेव की मुहर, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा स्थान है सुतगुंडोर। सुतगुंडोर की खोज जो है स्टाइन ने सन 1927 ईस्वी में किया था। ये जो पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। सुतका गेंडोर जो है पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी राज्य बलूचिस्तान में दास्त नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार का केंद्र बिंदु था। सुतका गंडोर जो है हड़प्पा और बेबीलोन के बीच का व्यापार का केंद्र था। दूसरा स्थान हमारा है चंदहुदड़ो। चंदहुदड़ो जो है इसकी खोज जो है एन एन जी मजूमदार ने सन 1931 में की थी। चंदहुदड़ो की खोज एन जी मजूमदार ने सन 1931 में की थी। चंदहुदड़ो जो है सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है। यहाँ पर मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। अगला हमारा स्थान है आमरी। आमरी की खोज आमरी की खोज जो है सन 1935 ईस्वी में एनजी मजूमदार ने की थी। यह जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर हिरण के साक्ष्य को प्राप्त हुए हैं। आमरी में हिरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा स्थान है कालीबंगन। कालीबंगन की खोज जो है सन 1953 ईस्वी में घोष के द्वारा की गई थी। यह जो है राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर अग्नि वेदिकाएं, ऊँट की हड्डियाँ और लकड़ी का हल प्राप्त हुआ है। अगला हमारा स्थान है लोथल। इसकी खोज सन 1953 ईस्वी में आर राव ने की थी। यह जो है गुजरात में कैम्बे की खाड़ी के समीप भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ पर जो है मानव निर्मित बंदरगाह, गोदीवाड़ा, दान की भूसी, अग्नि वेदिकाएं और शतरंज की खील के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला स्थान है सुरकोटदा। सुरकोटदा की जो खोज है सन 1964 ईस्वी में जेपी जोशी ने की थी। यह कहाँ पर स्थित है? यह गुजरात राज्य में स्थित है। यहाँ पर घोड़े की हड्डियाँ एवं मनके के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा स्थान है बनावली। बनावली की खोज जो है सन 1974 ईस्वी में आर एस बिष्ट ने की थी और जेपी जोशी ने सन 1967 से 1968 के बीच में खोजा था। यह जो है हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। बनावली जो है
हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। यहाँ पर मनके, जौ, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा संस्कृतियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला हमारा स्थान है धौलावीरा। इसकी खोज जो है आर.एस. बिष्ट ने सन 1990 में की थी। यह जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। यहाँ पर जल निकासी प्रबंधन एवं जल कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को यह पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर यह पीडीएफ है, वहाँ से आप लोग अपनी पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।